बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जीवाश्म के टाइप्स और उसके जीवाश्म विभवन को प्रभावित करने वाले कारक और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जीवाश्म अध्ययन के लिए उपयोगी तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी जो टेक्निक्स है वो फॉसिल्स की स्टडी के लिए यूजफुल होती हैं। तो इनमें से कुछ टेक्निक्स जो इम्पोर्टेंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्निक्स है जिसका नाम है तलस्थ महीन परिच्छेद या ग्राउंड थिन सेक्शन। तो यह जो टेक्निक है या यह जो विधि है वो अश्मिभूताश्म प्रकार के जीवाश्म के अध्ययन के लिए उपयोगी होती हैं। जीवाश्म सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि जो जीवाश्म होता है उसको उचित माप में काट लिया जाता है। फिर जीवाश्म की जिस सरफेस की स्टडी करनी होती है उस सरफेस को हेक्सा 600 कार्बोरेंडम से रगड़कर चिकना बना दिया जाता है। फिर इसको विशेष रेजिन के द्वारा कांच की स्लाइड पर चिपका देते हैं। और कांच की स्लाइड पर जब चिपकाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो मतलब जीवाश्म की जो चिकनी सतह होती है या काठ की जो चिकनी सतह होती है उसी चिकनी सतह को ही कांच की स्लाइड के संपर्क में रखा जाता है। फिर कांच की स्लाइड पर चिपकाने के बाद में इसको और बारीक बनाने के लिए इसके और काटते हैं और फिर एक थिन लेयर तैयार हो जाती है या पतली परत बन जाती है। फिर जो पतला काट होता है उसकी अपर सरफेस को या ऊपरी सतह को पुनः हेक्सा 600 कार्बोरेंडम से घिसकर पतली व चिकनी की जाती है, यानी कि काट को और पतला बनाने के लिए या पारदर्शी बनाने के लिए वापस उसको घिसा जाता है। तो इसके बाद में जो काट या सेक्शन है जो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर इस ट्रांसपेरेंट जो सेक्शन होता है इसका यूज सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है जिसका नाम है फिल्म या छिलन तकनीक, जिसको पील टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो टेक्निक या यह जो मेथड है वो भली भांति परिरक्षित या प्रिजर्व्ड अश्मिभूताश्म प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयोगी होती हैं। इस मेथड के अंदर सबसे पहले जीवाश्म की सतह को रगड़कर चिकना बनाते हैं। क्या किया जाता है, जीवाश्म लिया उसकी सतह को रगड़कर चिकना बनाते हैं। फिर उसको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा रासायनिक उत्कीर्णन करते हैं। फिर जो उत्कीर्णित या इचेटिंग सरफेस होती हैं उसको थोड़ी देर के लिए बहते जल में रखते हैं। तो उस सरफेस पर जो लगा एसिड होता है या अम्ल होता है वो हट जाता है। फिर इस काट को क्या करते हैं, वापस हवा में सुखाकर इसकी चिकनी सतह पर है जो नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म चढ़ा देते हैं। फिर इसको लगभग 6 घंटे तक सुखाया जाता है। फिर अब फिल्म को हटाकर क्या किया जाता है, स्लाइड पर इसको कनाडा बाल्सम के द्वारा चिपका दिया जाता है। फिर इसका स्टडी है जो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। थर्ड जो टेक्निक है जिसका नाम है स्थानांतरण तकनीक या ट्रांसफ़र टेक्निक। तो यह टेक्निक या यह मेथड है जो संपीड़ित जीवाश्म के अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। इस टेक्निक के अंदर जीवाश्म पादप को चट्टान से पृथक कर रेजिन द्वारा स्लाइड पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। फिर इसके बाद स्लाइड पर रेजिन सहित पिघली हुई मोम की परत बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो चट्टान के साथ फॉसिल्स प्लांट होता है उसको रेजिन के द्वारा किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, स्लाइड के ऊपर। फिर स्लाइड पर है जो क्या किया जाता है, रेजिन सहित है जो पिघली हुई मोम की लेयर बना देते हैं। अब स्लाइड को तन्नु नाइट्रिक अम्ल या HNO3 से ट्रीट करते हैं जिससे जीवाश्म भाग में उपस्थित खनिज पदार्थ हैं जो सोल्यूबल हो जाते हैं या घुल जाते हैं। अब नाइट्रिक अम्ल से ट्रीट करने के बाद में उसके अंदर जो मिनरल्स थे वो सोल्यूबल हो गए। फिर इसको जल से धोकर
अल्कोहल के द्वारा निर्जलीकृत करके कनाडा बाल्स में आरोपित कर इसकी स्टडी की जाती है। चौथी जो टेक्निक है जिसका नाम है माइक्रोटोमी, तो इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले जीवाश्म को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF व पोटेशियम क्लोरेट KClO3 में डालकर इसको सॉफ्ट बनाया जाता है। फिर इस जीवाश्म को पैराफिन या सेलोडीन में जो एम्बेडेड या स्थापित किया जाता है, और स्थापित करने के बाद में इस जीवाश्म का माइक्रोटोम के द्वारा पतला सेक्शन काटा जाता है और उसके बाद में इसकी स्टडी की जाती है। फिफ्थ जो टेक्निक है जिसका नाम है एक्सरे रेडियोग्राफी या एक्सरे रेडियो, इस मेथड के अंदर यानी कि यह विधि है जो कोल बॉल से प्राप्त कैल्सीभूत बीज रूपी जीवाश्म के अध्ययन के लिए उपयोगी होती हैं। कैल्सीफाइड या कैल्सीभूत का मतलब होता है जो कोल बॉल होते हैं उसके अंदर कोल बॉल जो जीवाश्म होते हैं उनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। तो कैल्शियम से कैल्सीफाइड जो सीड होते हैं वो जीवाश्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए यह टेक्निक यूज ली जाती है। टेक्निक है जिसका नाम है मिश्रण या मैसिरेशंस। तो ये जो टेक्निक है कोल बॉल के अध्ययन के लिए उपयुक्त होती हैं। सर्वप्रथम इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि जो कोल बॉल होती हैं उसको गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल और KClO3 के घोल में रखा जाता है। फिर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ट्रीट करते हैं। फिर इस क्रिया के दौरान कोल बॉल है जो विघटित हो जाती हैं और उसमें दबे जो स्पोर या पोलन ग्रेन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर जो स्पोर या पोलन ग्रेन होते हैं उनको अध्ययन हेतु जल से धोकर स्लाइड पर चिपका लेते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है जिसका नाम है उत्खनन तकनीक या एक्सक्रेशन टेक्निक। इस तकनीक के अंदर सूक्ष्म पत्तियों व बीजाणुदानी दर के अध्ययन के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो अपने इस वीडियो और पिछली वीडियो में लगभग फॉसिलाइजेशंस के बारे में स्टडी कर ली और जीवाश्म के टाइप्स और उसके टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर ली हैं। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो शुरुआत करते हैं अपन टेरिडोफाइट वर्ड से। तो टेरिडोफाइट वर्ड है जो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, यानी कि दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। एक तो होता है टेरॉन और एक होता है फाइटोन। टेरॉन का मतलब होता है पंख या फिदर और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स है जो पंखनुमा होती हैं उनको टेरिडोफाइट कहा जाता है। या लीफ है जो कैसी होती है पंखनुमा या पिच्छाकार होती है। इस समूह को वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेवनिक क्रिप्टोगैमस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जनरली जो टेरिडोफाइट की उत्पत्ति है वो पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल में मानी गई है और ये डिवोनियन काल के प्रमुख पौधे थे। इसमें सबसे आद्य जीवित तथा जीवाश्म सेवनी पौधों को रखा गया है। इस समूह में लगभग 400 जीवित और जीवाश्म वंश सम्मिलित हैं और लगभग 10,500 जातियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। इन्हें पादप जगत का सर्प या रेप्टाइल भी कहा जाता है। अब अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा टेरिडोफाइट की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मतभेद प्रस्तुत किए गए। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मत हैं। नंबर एक जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टेरिडोफाइट की उत्पत्ति है वो विभिन्न शैवाल वर्गों से मानी गई हैं और इस फैक्ट के जो सपोर्टर थे उनके साइंटिस्ट का नाम स्कॉट, बोहलिन, चर्च, फ्रिस एम्स और अर्नोल्ड। इन्होंने जो टेरिडोफाइट की उत्पत्ति किससे मानी गई? शैवाल वर्गों से। दूसरी तरफ जो सेकंड जो फैक्ट था जिसके समर्थक कैंपबेल, लिगनियर, जिमरमैन, बोवर थे। तो इन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जो टेरिडोफाइट होती है उनकी उत्पत्ति स्त्रीदानी युक्त काल्पनिक स्थलीय पादप समूह से हुई है। अब अपन पढ़ते हैं टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर या प्रमुख लक्षण। तो सबसे पहले इसकी प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती हैं वो स्पोरोफाइटिक होती हैं,
यानी कि बीजाणुउद्भिद होती हैं और जड़, तना और पत्तियों के अंदर डिफरेंशिएट रहती हैं। फिर जो टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती हैं उसके स्वरूप और आमाप में अत्यंत विविधता पाई जाती हैं। अतः स्वरूप के आधार पर टेरिडोफाइट समूह के जो प्लांट होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया, गुरुपर्णी टेरिडोफाइट और लघुपर्णी टेरिडोफाइट। गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स को मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं और इन टेरिडोफाइट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है वो छोटा होता है और लीव्स है जो बड़ी होती है। इनका एग्जाम्पल है जो फर्न्स है। लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स या माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स का स्टेम तो बड़ा होता है लेकिन लीव्स है जो छोटी होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जो इक्विसिटम है, सिलेजिनेला है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो टेरिडोफाइट ग्रुप के जो प्लांट होते हैं वो छोटे और एक वर्षीय होते हैं और बड़े और बहुवर्षीय होते हैं। छोटे व एक वर्षीय जो पादप हैं जिनका एग्जाम्पल है एजोला, साल्विनिया। जो बड़े और बहुवर्षीय पादप हैं जिनका नाम है एंजियोप्टेरिस और ओस्मुंडा है। फिर जो इनका टेरिडोफाइट्स का जो हैबिटेट है, तो हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं तो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं वो अधिकांशतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं और नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो एक्वाटिक मेंबर भी होते हैं, यानी कि जलीय सदस्य भी हैं, जैसे एजोला है, आइसोइटीज, मार्सिलिया, सेल्विनिया। ये सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं स्थायी जल कुंडों में उगते हैं। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो मरुद्भिद आवासों में भी पाए जाते हैं, यानी कि जीरोफाइटिक हैबिटेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला, नेपेस्ट्रिस एंड इक्विसिटम आर्वेंस। ये हैं जो जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं। फिर जो इसके बारे में पढ़ते हैं तो इनकी जो शिशु बीजाणुउद्भिद होती हैं वो पूर्णतः या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहती हैं, लेकिन जो परिपक्व हो जाने पर ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इनमें जो प्राइमरी रूट होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं और शीघ्र ही अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। टेरिडोफाइट वर्ग के प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, सल की छोटी और अवृंत लीव्स। सल की लीव्स है जो इक्विसिटम के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि स्केली लीव्स, और छोटी और अवृंत लीव्स है जो लाइकोपोडियम सिलिजिलेना के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा बड़ी और सवृंत और संयुक्त लीव्स है जो फर्न्स के अंदर पाई जाती हैं। इनका स्टेम है जो ब्रांच्ड होता है और इनके अंदर जो ब्रांचिंग है या शाखन है वो एकलाक्षी या द्विभाजित शाखन होता है और इनके अंदर है जो कक्षीय शाखाएँ या एक्सिलरी ब्रांचेज है जो एब्सेंट होती हैं। इनमें है जो सेवन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम है जो सुविकसित होता है और जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। इनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, लेकिन बॉट्रिकियम और आइसोइटीज के अंदर असामान्य रूप से द्वितीयक वृद्धि होती हैं। फिर इनके अंदर जो जाइलम होता है वो वाहिनिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम है जो चालनी नलिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है। टेरिडोफाइट्स समूह के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सभी प्रकार के रम या स्टील प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटोस्टील या ठोस रम है जो लाइकोपोडियम और सिलिजिनेला के अंदर पाया जाता है। नाल रम या साइफोन स्टील है जो मार्सिलिया और इक्विसिटम के अंदर पाया जाता है। जाल रम या डिक्टियो स्टील है जो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और पॉलीपोडियम के अंदर पाया जाता है। और बहुचक्रीय रम या पॉलीसाइक्लिक स्टील है जो पैट्रिडियम और मेटोनिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो गुरुपर्णी पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ और पैलिसेड टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंशिएट रहते हैं। जो टेरिडोफाइट्स ग्रुप के प्लांट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन है जो स्पोर्स के द्वारा होता है और स्पोर्स का निर्माण है जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियों में होता है। और टेरिडोफाइट्स के अंदर दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक, यानी कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। सम बीजाणुक से मतलब होता है कि जिन बीजाणुधानियों में सभी बीजाणु है जो एक ही प्रकार के होते हैं उनको बोलते हैं अपन होमोस्पोरस, जैसे इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस। इनके अंदर है जो बीजाणु सभी एक ही समान होते हैं। विषम बीजाणु या हेट्रोस्पोरस से मतलब होता है इनके अंदर इनकी बीजाणुधानियों के अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक लघु बीजाणु बनता है तो दूसरा गुरु बीजाणु बनता है, जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया, सेल्विनिया। इनके अंदर है जो विषम बीजाणु कंडीशन पाई जाती हैं।
जनरली जो स्पोरेंजिया या बीजाणुदानियाँ हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर विकसित होती हैं और जो पत्तियाँ बीजाणुदानी को धारण करती हैं उनको बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। फिर जो बीजाणुपर्ण होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, गुरु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुपर्ण। यानी कि गुरु बीजाणुदानियाँ धारण करने वाली पत्तियाँ गुरु बीजाणुपर्ण कहलाती हैं और लघु बीजाणुदानियाँ धारण करने वाली पत्तियाँ लघु बीजाणुपर्ण कहलाती है। और इन गुरु बीजाणुदानी के अंदर गुरु बीजाणु और लघु बीजाणुदानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट कैसे होता है।